गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो रेगुलर करंट अफेयर्स और एग्जाम अपडेट्स के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपने रेगुलर करंट अफेयर्स के वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट में वो वीडियोस चेक कर लीजिए। इस वीडियो में हम वीकली करंट अफेयर्स के क्विज डिस्कस करेंगे। इसमें 80 से ज़्यादा प्रश्न मैंने पूरे हफ्ते के कलेक्ट किए हैं जो बिल्कुल लेटेस्ट हैं, तो आपकी तैयारी को और पूरे वीकली रिवीजन को काफी आपका ये अच्छा करेंगे। फ्री पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा जिसमें आपके आंसर हाईलाइट रहेंगे। इसमें मैं पढ़ाता हूं तो इसमें आंसर हाईलाइट नहीं रहते, जो आपको पीडीएफ दूंगा उसमें आंसर आपके हाईलाइट होंगे। इसके अलावा जो लोग फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके भी मैंने 2 टॉपिक्स के वीडियो बना दिए हैं। टाइगर रिजर्व और एलिफेंट रिजर्व का वीडियो आज आ जाएगा, तो वो आप देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिएगा। पहला प्रश्न है, एएफसी महिला एशिया कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो एएफसी है आपका एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन। तो इन्होंने अभी घोषणा की है 2026 और 2029 के जो एशिया कप्स होंगे उसकी ऑर्गेनाइजेशन कहां पर किया जाएगा। तो 2026 का जो एशिया कप है वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा और जो 2029 का एशिया कप है वो उज्बेकिस्तान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा अभी फीफा महिला विश्व कप भी देखेंगे जो नीचे हमने क्विज में डाला है। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे उम्र दराज भारतीय महिला कौन बनी है? तो देखिए, माउंट एवरेस्ट से संबंधित 3 प्रश्न अभी चर्चा में है। एक है जो सबसे ओल्डेस्ट लेडी बनी है इंडियन, जिसका आंसर है आपका ज्योति रात्रे जी, भोपाल की एक माउंटेनियर है, पर्वतारोही है। इसके अलावा एक और भारत की अभी यंगेस्ट बनी है जो सबसे कम उम्र की माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली बनी है, उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। और तीसरे हैं जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का, जिनका नाम है कामी रीता शेरपा। ठीक है, ये जो सर हैं ये आपके नेपाल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये 3 माउंट एवरेस्ट के माउंटेनियर या पर्वतारोही अभी चर्चा में है। सारे क्वेश्चन नीचे मैंने डाले हैं। सबसे उम्र दराज महिला बनी है ज्योति रात्रे जी, जिन्होंने 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय मूल के प्रोफेसर को खगोल विज्ञान में प्रतिष्ठित शॉ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए, जो शॉ पुरस्कार होता है ये अलग अलग कैटेगरीज में दिया जाता है। खगोल विज्ञान में या हम एस्ट्रोनॉमी में बात करें तो ये श्रीनिवास आल कुलकर्णी जी को दिया गया है। कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसको कैलटेक बोलते हैं अमेरिका में, वहां पर ये प्रोफेसर है। इसके अलावा ये बायोलॉजिकल साइंसेस, ठीक है, बायोलॉजिकल साइंसेस और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में भी दिया जाता है। ठीक है, मैंने जो थ्योरी कवर की थी उसमें मैंने तीनों ही अवार्ड डाल दिए थे, वहां पर आप जाकर फ्री पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा। जनरल टू लैम को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो वहां के पहले ये सुरक्षा मंत्री रहे थे, अब इनको वियतनाम का नया प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। वियतनाम की अगर राजधानी की बात करें तो क्या है? हनोई इसकी राजधानी है। और अगर इसकी करेंसी की बात करें तो डोंग यहां की करेंसी है। ठीक है, DONG, डोंग यहां की करेंसी है। आगे चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक से सम्मानित किया है? तो यह भी काफी चर्चा में था। तो परुग्वे के जो एम्बेसडर थे, राजदूत थे, उन्हें प्रथम श्रेणी फ्रीडम मेडल से सम्मानित किया गया है। और कहां पर? यूएई के राष्ट्रपति ने। इसमें देखिए डिटेल में बहुत डिस्कस नहीं करेंगे, जो डेली करंट अफेयर्स है वहां पर मैं डिस्कस करता हूं, तो आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। यहां पर फटाफट हम आपका रिवीजन करेंगे। ट्रेवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024 में हाल ही में किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया जाता है। तो ऑप्शन बी यहां पर आपका सही है। इसमें रैंक 1 की बात करें तो रैंक 1 इसमें यूएसए को मिली है। भारत का स्थान इसमें 39वां है। ठीक है, इंडिया की रैंक इसमें 39वीं। बात करें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की तो इसकी स्थापना 1971 में की गई है। हेडक्वार्टर इसका कोलोग्नी स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, कोलोग्नी स्विट्जरलैंड। आगे चलते हैं। हाल ही में किस या किन यूरोपियन देशों ने फलस्तीन देश को एक कंट्री का दर्जा दिया है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपसे पूछेगा जरूर। तो नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन ने, अभी तीनों कंट्री ने ये डिसाइड किया कि ये फलस्तीन को एक देश का दर्जा देंगे। और देखिए, फलस्तीन के पत्रकार अभी चर्चा में है। ठीक है, एक यूनेस्को का प्राइज होता है गुलेर्मो कैनो प्राइज। ये जो प्राइज अभी दिया गया है, ये प्राइज अभी फलस्तीनियन पत्रकारों को ही दिया गया है, तो ये भी आप याद रखिए। आगे चलते हैं। विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में भारत की दीप्ति जीवन जी ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने, देखिए चर्चा में क्यों है, इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इस कैटेगरी में। ठीक है,
55 सेकंड कुछ मिली सेकंड का टाइम इन्होंने इसमें लिया था और इन्होंने गोल्ड मेडल वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता है। अगर विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करें तो ये जापान का एक शहर है कोबे, वहां पर आयोजित की जा रही है। आगे चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो ये 22 मई को मनाया जाता है। इस दिन 1992 में जो आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइन हुई थी उसी की याद में यह मनाया जाता है। अगर बात करें इस बार इसकी थीम क्या रही, बी अ पार्ट ऑफ द प्लान, यानी जो पर्यावरण संरक्षण का प्लान है उसका हिस्सा बने, ये इस बार की इसकी थीम रही। हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों पर एक अनुसंधान रिपोर्ट पेश की है? देखिए स्पेशली इसमें जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं, आपने देखा होगा PM 2.5, स्पेशली ये वाली जो कैटेगरी होती है जिससे उत्तर भारत में क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसके क्या क्या सोर्सेज हैं और इसको कैसे आप कम कर सकते हैं, उसके बारे में इसमें बात की गई है। और ये IIT जयपुर नहीं होगा, माफ कीजिए, ये IIT जोधपुर की रिपोर्ट है। ठीक है, IIT जोधपुर। आगे चलते हैं। भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता किया है तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ हमने समझौता किया है, यानी UNDP के साथ। और होता क्या है आपको पता होगा, भारत वन हेल्थ इनिशिएटिव, ठीक है, वन हेल्थ के तहत एक निर्णय भारत ने ये लिया है। आपको पता होगा जितने भी वैक्सीन्स वगैरह होते हैं वो टेम्परेचर के लिए काफी सेंसिटिव होते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर स्टोर करना पड़ता है और इसी पूरी कोल्ड चेन मैनेजमेंट के लिए ये समझौता किया गया है। आगे चलते हैं। किस महिला टेनिस खिलाड़ी ने इटालियन ओपन का खिताब अपने नाम किया है तो ये जीता है आपका ईगा स्विएटेक ने। और अगर बात करें मेंस की कैटेगरी में तो मैन की कैटेगरी में जीता है ये अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने। ठीक है, अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने ये जीता है। भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? ये है आपका कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, तो संजीव पुरी जी को इनके प्रेसिडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भी देखिए काफी न्यूज में है। इब्राहिम रईसी किस देश के राष्ट्रपति थे जिनकी हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई है तो ये ईरान के राष्ट्रपति थे। इनकी आपको पता होगा ये अजरबैजान से वापस लौट रहे थे बांध के किसी कार्यक्रम से और वहां पर इनका खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो उसके बाद मोहम्मद मुखबर जो है उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति का चार्ज अभी दिया गया है। ईरान की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? तेहरान इसकी राजधानी है। और अगर मुद्रा की बात करें तो रियाल इसकी मुद्रा है। अभी देखिए ईरान वैसे भी बहुत चर्चा में था। ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था, आपने देखा होगा कई सारी मिसाइलें दागी थी। तो उस मिसाइल जो ऑपरेशन था ईरान की तरफ से उसका क्या नाम रखा गया था? ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस इस पूरे मिशन का नाम था। और जो इजराइल ने काउंटर किया, इजराइल ने अपनी तरफ से जो फिर इसको डिटर किया, उस मिशन का क्या नाम है? उस मिशन का नाम है ऑपरेशन आयरन शील्ड। ठीक है, तो दोनों ऑपरेशन आप याद ये रखिएगा। आगे चलते हैं। हर साल विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है तो ये 20 मई को मनाया जाता है। इस बार इसकी जो थीम रही वो क्या रही? होप अवे फ्रॉम होम। होप अवे फ्रॉम होम, ये इस बार इसकी थीम रही। राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है तो ये 21 मई को मनाया जाता है। क्यों? इसी दिन भारत के उस समय के सबसे युवा प्रधानमंत्री दिवंगत श्री राजीव गांधी जी की एक आत्मघाती बम हमले में हत्या कर दी गई थी लिट्टे के द्वारा, तो उसी की याद में 21 मई को हम ये मनाते हैं। हाल ही में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? ऊपर हमने देखा था सबसे ज्यादा उम्र की जो थी ज्योति रात्रे जी और सबसे कम उम्र की बनी है काम्या कार्तिकेयन जी। आगे चलते हैं। अफ्रीका में स्वच्छ खाना पकाने पर उद्घाटन शिखर सम्मेलन, देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला इस तरीके का ये समिट है और अफ्रीका में आपको पता है जो पानी वगैरह है वो इतना साफ नहीं है, जिसकी वजह से वहां पर अगर आप खराब पानी से खाना बनाएंगे तो बीमारियां बहुत ज्यादा होती हैं। इसलिए अफ्रीका में आपने देखा होगा मोस्टली जितने वायरस होते हैं सब अफ्रीका में ही उसका ओरिजिन होता है और अफ्रीका में डिजीज बर्डन यानी बीमारियों का जो बोझ है वो काफी ज्यादा है। तो इसी को टैकल करने के लिए कि कैसे आप साफ पानी में खाना बनाएंगे उससे संबंधित जो बेनिफिट्स हो सकते हैं उसको डिस्कस करने के लिए लगभग 60 देशों के प्रतिनिधि पेरिस में जमा हुए थे। ठीक है, तो ये जो समिट ऑन क्लीन कुकिंग इन अफ्रीका ये पेरिस में आपकी आयोजित की गई थी। याद रखिएगा पहला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
मई 2024 में किस कंपनी ने अपने बेंगलुरु परिसर में एयरबस के लिए उत्कृष्टता सिमुलेशन केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आपका उद्घाटन इसका किया है। एयरबस आपको पता है बहुत बड़ी कंपनी है जो हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट वगैरह बनाती है, तो ये L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज ने बेंगलुरु परिसर में इसका उद्घाटन किया है। और इसी के साथ एक थोड़ा सा और न्यूज चर्चा में है जो बता देता हूं, किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत के बाहर खोलने की अभी घोषणा की है, तो ये TCS ने अभी घोषणा की है कि वो पेरिस में, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI से संबंधित एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोलेगा। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने यह घोषणा की है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस में आगामी ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों का जश्न मनाने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम क्या है? तो इसमें अभिनव बिंद्रा और रिलायंस फाउंडेशन भी शामिल है और ये है लेट्स मूव इंडिया। इस नाम से इन्होंने एक सपोर्टिंग इनिशिएटिव ज्वाइन किया है। और एक आपको पता होगा ओलंपिक अभी आपके पेरिस में आयोजित किए जाने वाले हैं 2024 के। 2028 के अगर ओलंपिक्स की बात करें तो ये लॉस एंजलिस में आयोजित किए जाएंगे। अगर बात करें पेरिस ओलंपिक्स की तो इसमें भारत के इस बार ध्वजारोहक कौन होंगे? भारत के टेबल टेनिस के प्लेयर शरत कमल, ये इस बार भारत के इसमें ध्वजारोहक होंगे। आगे चलते हैं। हाल ही में किस देश ने अपनी सुपरसोनिक ASMPA मिसाइल का परीक्षण किया है? देखिए फ्रांस ने अभी परीक्षण किया है। और जैसे अगर फ्रांस के ऊपर कोई न्यूक्लियर अटैक करता है तो फ्रांस के न्यूक्लियर अटैक का विरोध करने के लिए ये सबसे सेंट्रल पिलर उनके डिफेंस सिस्टम का माना जाता है ये वाली मिसाइल। तो ये सुपरसोनिक ASMPA मिसाइल फ्रांस ने भी लॉन्च की है। इसके अलावा और भी कुछ मिसाइल अभी चर्चा में है, इंपॉर्टेंट जल्दी से बता देता हूं। एक है आपका पियोलॉजी 1-2, ये नॉर्थ कोरिया ने अभी लॉन्च की है। इसके अलावा बुलावा, माफ कीजिए, बुलावा मिसाइल है, ये रशिया की मिसाइल है। इसको रशिया ने अभी अपने आर्सेनल में शामिल कर लिया है। इसके अलावा एक ऑनिक्स मिसाइल है, ये भी आपकी रशिया की मिसाइल है। इसके अलावा जरकॉन मिसाइल अभी चर्चा में थी, ये भी रशिया की मिसाइल है। इसके अलावा एक फतह, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, फतह सेकंड गाइडेड रॉकेट सिस्टम है, ये पाकिस्तान ने अभी सक्सेसफुली टेस्ट किया है। ठीक है, फतह सेकंड गाइडेड रॉकेट सिस्टम, ये सारे मिसाइल अभी चर्चा में थे। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 33% सरकारी अनुबंध नौकरियां आरक्षित की हैं? तो जो गवर्नमेंट सेक्टर में आपने देखा होगा कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स होते हैं, उनमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया है, जो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक कदम है। कौन सी सरकार का? कर्नाटक सरकार का। तो कर्नाटक ने यह आरक्षण दिया है। और आपको पता होगा जो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन है पंचायती राज से संबंधित और म्युनिसिपैलिटी से संबंधित, उसमें ऑलरेडी हमारा 33% रिजर्वेशन है। हाल ही में कौन सी कंपनी अपने AI प्रबंधन प्रणाली के लिए ISO यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है? तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो इंफोसिस भारत की IT कंपनी है वो दुनिया में पहली कंपनी बनी है जिसको AI मैनेजमेंट सिस्टम के लिए ISO का सर्टिफिकेट मिला है। आगे, हाल ही में खबरों में रहा मतुआ समुदाय मुख्य रूप से किस राज्य से जुड़ा हुआ है? तो मतुआ समुदाय मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ है। देखिए हो क्या रहा है, क्यों चर्चा में है, जल्दी से बता देता हूं। जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया है, ममता बनर्जी जी ने एक बयान दिया है कि जैसे ही अगर उनकी सरकार बनती है तो वो इस कानून को स्क्रैप कर देंगी या खत्म कर देंगी। ठीक है, लेकिन जो मतुआ समुदाय है वो मुख्य रूप से बांग्लादेश से भारत में आए हैं, तो वो अभी इसके तहत सिटीजनशिप के लिए या नागरिकता के लिए अप्लाई करने वाले थे, क्योंकि इस एक्ट के तहत ये कहा गया है कि 31 दिसंबर 2014 से पहले जो भी माइग्रेंट बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए हैं, कुछ कम्युनिटी में, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी इसमें शामिल नहीं है, हिंदू, जैन, सिख, पारसी ये इसमें शामिल है, अगर आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको भारत की नागरिकता दी जाएगी 31 दिसंबर 2014 से पहले। तो इनमें एक खतरे का साया मंडरा गया है कि अगर ऐसा होगा तो हमें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, इसलिए आपकी मटुआ कम्युनिटी चर्चा में थी। एक और देखिए जनजाति अभी मूरिया ट्राइब, ये चर्चा में है। मूरिया ट्राइब आपकी छत्तीसगढ़ में मिलती है। ठीक है, ये भी अभी न्यूज में थी। इसके अलावा कुछ और ट्राइब्स बता देता हूं। कल मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें सारी जितनी ट्राइब्स अभी चर्चा में है सारी मैंने कवर की थी। एक अभी ट्राइब चर्चा में थी कोंडा रेड्डी। कोंडा रेड्डी ट्राइब आपकी आंध्र प्रदेश में मिलती है। ठीक है, इसके अलावा एक चर्चा में थी कदीरा। कदीरा जनजाति आपको केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये कुछ अभी समुदाय चर्चा में रहे हैं। कल वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारे मैंने पूरी टेबल बनाकर डाली थी।
हाल ही में किस देश ने 1 मई 2028 से समुद्र के रास्ते जीवित भेड़ों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो जीवित भेड़ों के निर्यात पर ऑस्ट्रेलिया ने अभी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है समुद्र के रास्ते। आप रोडवेज से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, रेलवे से ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, एयरलिफ्ट भी कर सकते हैं, लेकिन समुद्र के रास्ते इन्होंने अब ट्रांसपोर्ट करने से मना कर दिया है, क्योंकि 2018 में एक यहां पर घटना हुई थी। बहुत अधिक गर्मी के कारण रास्ते में बहुत सारी भेड़ों की मौत हो गई थी, जिसके अलावा जो जो पशु समर्थक लोग थे या जो एनिमल वेलफेयर वाले लोग थे, उन्होंने इसका विरोध जताया था। तो अब उनके इस विरोध पर ऑस्ट्रेलिया सरकार ने स्टेप लिया है और 2028 से समुद्र के रास्ते अब जीवित भेड़ों का निर्यात नहीं किया जाएगा। और देखिए, इसी से संबंधित कुछ फैक्ट्स आपको बता देता हूं। दुनिया में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ शीप जो है या भेड़ें हमें मिलती हैं ऑस्ट्रेलिया में मिलती हैं। एक और अगर बात करें सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कौन है वूल का या ऊन का, तो वो ऑस्ट्रेलिया ही है। और अगर बात करें एक और बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर भेड़ की प्रजाति मिलती है, उसको याद रखिएगा, वो प्रश्न पूछता रहता है, मरीनो। ठीक है, मरीनो जो भेड़ की प्रजाति है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने के लिए मिलेंगी, और बहुत हाई क्वालिटी का ऊन इस भेड़ की जो बाल है उनसे निकलता है। और इसके अलावा देखिए, एक पोर्ट है यहां पर बहुत फेमस, पर्ल हार्बर। जो पर्ल हार्बर पोर्ट है, ये दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है ऊन को एक्सपोर्ट करने वाला, वूल एक्सपोर्ट करने वाला पोर्ट है। तो ये वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित कुछ फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के वन विभाग द्वारा 10वां जंगली गधा जनसंख्या अनुमान यानी वाइल्ड एस पॉपुलेशन एस्टिमेट अभ्यास आयोजित किया गया? तो ये गुजरात में आयोजित किया गया, और गुजरात में ही आपकी एक अभ्यारण्य भी है, जंगली गधा अभ्यारण्य यानी वाइल्ड एस सेंचुरी। जंगली गधा अभ्यारण्य आपका गुजरात में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा गुजरात में एक बहुत फेमस बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभ्यारण्य है, वो पूछता रहता है, वो है नल सरोवर। ठीक है, नल सरोवर। और इसके अलावा एक और है यहाँ पर जो रामसार साइट भी है, खिजाडिया। ठीक है, खिजाडिया जो है आपकी ये रामसार साइट भी है गुजरात की, तो ये आप याद रखिएगा, ये भी बर्ड सेंचुरी है और लेक भी है। आगे चलते हैं। हाल ही में इंडियन एयरफोर्स आपातकालीन चिकित्सा प्रतिक्रिया प्रणाली यानी ईएमआरएस इसको बोला जाता है, इमरजेंसी मेडिकल रेस्पॉन्स सिस्टम। तो इंडियन एयरफोर्स की इस तरीके की ये पहली प्रणाली है, 24x7, 24 घंटे 7 दिन खुली रहेगी, और ये बेंगलुरु में इस फैसिलिटी को एस्टेब्लिश किया गया है। कौन सा हवाई अड्डा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कौन सा हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है? तो ये केरल का तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, यानी इनका जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो उच्च दर्जे का है, और यहाँ पर बाहर ये कहीं भी पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको रिड्यूस कर रहे हैं, यानी कम कर रहे हैं, रीयूज कर रहे हैं उसको किसी ना किसी और फॉर्म में, और उसको रिसाइकल भी कर रहे हैं। तो जीरो वेस्ट टू लैंडफिल ये अभी टैग मिला है तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। बहुत इंपॉर्टेंट देखिए, ये भी प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस घोषित किया है? तो देखिए, सबसे पहले बता देता हूं, मारखोर एक वाइल्ड गोट, एक बकरी की प्रजाति है, और देखिए इसके जो सींग होते हैं वो कुछ स्पाइरल तरीके के होते हैं। ठीक है, ये इसकी सबसे अलग पहचान है जो इसको बाकियों से अलग बनाता है। और मारखोर जो एनिमल है ये आपका पाकिस्तान का स्टेट एनिमल है। ठीक है, पाकिस्तान का स्टेट एनिमल है। तो अभी पाकिस्तान ने ही 8 अलग देशों के साथ मिलकर एक रिजोल्यूशन यूनाइटेड नेशंस में रखा था, जिसको यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक्सेप्ट कर लिया, और अब आपका 24 मई को हर साल अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस मनाया जाएगा इस स्पीशीज के संरक्षण के लिए। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट है इससे संबंधित। इसके अलावा अभी इससे 2 से 3 दिन पहले एक और रिजोल्यूशन एक्सेप्ट किया था 25 मई को लेकर। इस दिन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा था कि अब वर्ल्ड फुटबॉल दिवस या वर्ल्ड फुटबॉल डे या वर्ल्ड सॉकर डे अब 25 मई को मनाया जाएगा। तो यह याद रखिएगा, इस बार ये पहली बार 25 मई को आपका पड़ेगा, यानी जो कल था, और 24 मई को अंतरराष्ट्रीय मारखोर दिवस। हाल ही में खबरों में देखी गई नियाद नेलनार योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये छत्तीसगढ़ सरकार की स्कीम है, जो आपके नक्सल अफेक्टेड या नक्सल प्रभावित क्षेत्र होते हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये लागू की जाएगी। इसमें बहुत सारी सोशल वेलफेयर स्कीम्स, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, इसकी बात की गई है। इसके अलावा आपको पता होगा जो छत्तीसगढ़ है वो रेड कॉरिडोर का हिस्सा है, जहां पर सबसे ज्यादा नक्सल गतिविधियां होती हैं। नक्सल जो नाम निकला है वो वेस्ट बंगाल का एक गांव है, नक्सलबाड़ी। ठीक है,
वहां पर सबसे पहले 1960s में इस तरह की घटनाएं बहुत हुई थी जहां पर जल जंगल जमीन उनका मुद्दा था, तो वहां से ये टर्म निकला है वेस्ट बंगाल के गांव से। टाक 003 एक जीवित क्षीणित डेंगू टीका, सबसे पहले यही याद रखिएगा, डेंगू से संबंधित वैक्सीन है, किस देश के द्वारा विकसित किया गया है, तो जापान की एक संस्था है टाकेडा, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है और डेंगू से संबंधित है। डेंगू के बारे में कल मैंने डिटेल में बात कर ली थी। मच्छर की एक प्रजाति होती है एडिस इजिप्टी, इसके काटने से ये होता है और आपके बॉडी में जो ब्लड में हमारे प्लेटलेट्स होती हैं उसको ये अफेक्ट करता है, जिससे हमारी बॉडी में प्लेटलेट्स की संख्या लगातार गिरती रहती है। गल्फ न्यूज शिक्षा मेला किस शहर में आयोजित किया जा रहा है, तो गल्फ न्यूज एजुकेशन फेयर आपका दुबई में आयोजित किया जा रहा है और दुबई में ही एक और अभी फेयर आपका लगा था, वर्ल्ड आर्ट फेयर, यानी विश्व कला मेला, ये भी आपका अभी दुबई में ही लगा था। आगे चलते हैं। कुंभ अभिषेकम समारोह किस देश के सीता अम्मन मंदिर में मनाया जाता है, तो ये श्रीलंका के सीता अम्मन मंदिर में मनाया जाता है। तो आपसे दोनों पूछ सकता है, सीता अम्मन टेम्पल हाल ही में खबरों में रहा, कहां पर है, श्रीलंका में है। कुंभ अभिषेकम समारोह कौन से देश में मनाया जाता है, श्रीलंका में मनाया जाता है। ये चर्चा में क्यों था, यहां से ये कहीं ना कहीं सीता जी से जुड़ा हुआ महोत्सव है, जैसा आपको नाम में दिख रहा होगा। भारत का जो तिरुपति मंदिर है, वहां का जो बहुत फेमस लड्डू है तिरुपति लड्डू, वो यहां पर भेजे गए थे और इसके अलावा जो अयोध्या का सरयू नदी का जल है वो भी यहां पर जल लेकर भेजा गया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट, इसलिए भारत से संबंध के कारण चर्चा में था। भारत के पहले बीमा पोर्टफोलियो प्रबंधन मंच, तो बीमा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फोरम है इंडिया का पहला, इसको हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च किया है और इस पोर्टल का नाम क्या है, इसका नाम है बीमा सेंट्रल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आ सकता है इकोनॉमी वाले फील्ड में, क्योंकि भारत का ये पहला है। बात करें अगर सीडीपी सुरक्षा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोर्टल है, जो आपकी हॉर्टिकल्चर किसान है या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं, जिसको बागवानी फसलें आप बोलते हो हिंदी में, बागवानी फसलें, तो इससे संबंधित जो सब्सिडी वगैरह है उसको सीधे किसानों के खाते में भेजने के लिए ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। और जो भारत का एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसने इसको डेवलप किया है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस प्रतिवर्ष 18 मई को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 2024 का विषय क्या है, तो ये इसका विषय है म्यूजियम्स फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय। सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की फोर्ब्स सूची में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है, तो इस बार शीर्ष पर है इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिसको CR7 बोला जाता है। और कौन सी कंट्री से खेलते हैं ये, पोर्चुगल या पुर्तगाल से ये खेलते हैं। कौंडिन्य वन्यजीव अभयारण्य हाल ही में खबरों में था, यह किस राज्य में स्थित है, तो यहां पर अभी एक फ्रॉग है या मेंढक की प्रजाति की खोज की गई है, जिसको बोला जाता है श्रीलंकन गोल्डन बैग्ड फ्रॉग। इसके पीठ पर गोल्डन यानी सुनहरे कलर की धारियां रहती हैं, उसकी खोज अभी यहां पर की गई है और ये आंध्र प्रदेश का एक वन्यजीव अभयारण्य है। इंपॉर्टेंट क्यों है, ये प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत एक एलिफेंट रिजर्व का हिस्सा है और आंध्र प्रदेश में एकमात्र यही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन्यजीव अभयारण्य है, जहां पर आपको हाथी देखने के लिए मिलेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लाया गया था, 1992 में लाया गया था। भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व कौन सा है, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व, ये भारत का पहला एलिफेंट रिजर्व है, झारखंड में स्थित है। भारत में वर्तमान में टोटल 32 एलिफेंट रिजर्व है। आर्टेमिस 3 चंद्र मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है, तो ये नासा से संबंधित है। आर्टेमिस 3 के तहत नासा चंद्रमा पर मैंड लैंडिंग कराएगा, यानी एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर भेजेगा। ये चर्चा में क्यों था, अभी इसकी सिमुलेशन टेस्टिंग कर दी गई है अमेरिका में, मतलब मून वॉक वगैरह आप कैसे करेंगे, एस्ट्रोनॉट्स कैसे रिएक्ट करेंगे स्पेस में, उसकी पूरी टेस्टिंग अब नासा ने शुरू की है, तो इसीलिए आर्टेमिस 3 अभी चर्चा में था। देखिए आर्टेमिस 3 दो है, एक आर्टेमिस 3 चंद्र मिशन है और एक है आर्टेमिस एकॉर्ड्स या आर्टेमिस समझौता। ये आप थोड़ा सा समझिएगा। आर्टेमिस समझौता जो है ये एक सेट ऑफ रूल्स है, यानी नियमों का संग्रह है, जो डील करता है पीसफुल यूज ऑफ स्पेस, यानी जो अंतरिक्ष है उसका हम शांतिपूर्ण यूज करें, अंतरिक्ष को हम स्पेस वॉरफेयर यानी अंतरिक्ष लड़ाई के रूप में यूज ना करें, हम उसका रिसर्च करें, हम हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है उसका हम अनुसंधान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में यूज करें और लड़ाई के क्षेत्र में उसका यूज ना करें।
इसके पूरे नियम बनाए हैं आर्टेमिस अकॉर्ड्स के तहत। तो ये आप याद रखिएगा, आर्टेमिस 3 चंद्र मिशन है और आर्टेमिस अकॉर्ड सेट ऑफ रूल्स हैं जो पीसफुल यूज ऑफ स्पेस को डेलिनिएट करते हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य के उत्पाद अंबाजी व्हाइट मार्बल को या अंबाजी सफेद संगमरमर को जीआई टैग दिया गया है? तो ये गुजरात का एक जिला है अंबाजी, ठीक है। वहां पर ये इसकी माइनिंग होती है और इसकी जो नेचुरल पैटर्न्स होते हैं, इसमें डिजाइन होते हैं, वो काफी शानदार होते हैं और शाइनिंग भी इसकी काफी अच्छी होती है, तो इसको अभी जीआई टैग मिला है। कुछ और जीआई टैग भी अभी चर्चा में है, वो भी देख लेते हैं। एक तो काफी इंपॉर्टेंट है रूपा तारा कशी। रूपा तारा कशी आपका सिल्वर नक्काशी है या चांदी पर की जाने वाली नक्काशी, और ये उड़ीसा का उत्पाद है, ठीक है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के भी कुछ उत्पाद चर्चा में है। काठिया वीट, काठिया गेहूं, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होता है, इसको जीआई टैग मिला है। वाराणसी के 2 उत्पाद बहुत अभी चर्चा में है, एक है तिरंगी बर्फी, तिरंगी बर्फी, और दूसरा है आपका मेटल क्राफ्ट या धातु शिल्प। इन दोनों को भी अभी जीआई टैग मिला है। तो ये जीआई टैग अभी कुछ हाल ही में चर्चा में थे। भारतीय महिला मुक्केबाज ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में 2024 अलोर्डा कप जीता है। तो भारत की सुपरस्टार बॉक्सर निखत जरीन ने ये अलोर्डा कप में गोल्ड मेडल जीता है। हाल ही में खबरों में रहा पावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये मिजोरम में स्थित एक नेशनल पार्क है। इसको एक और नाम से जाना जाता है ब्लू माउंटेन, ठीक है। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के नाम से इसको जाना जाता है। पावंगपुई एक्चुअल में मिजोरम में सबसे ऊंची एक पीक है, चोटी है, जिसके नाम पर इसका नाम रखा गया है। ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ओएनडीसी है आपका ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स, ठीक है। ओपन नेटवर्क डिजिटल कॉमर्स। कौन सा देश 2027 फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ये 10th या 10वां संस्करण होने वाला है और ये ब्राजील में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट क्यों है? साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में होने वाला ये पहला महिला विश्व कप होगा। इससे पहले इसको आयोजित अभी तक दक्षिण अमेरिका में किसी भी देश में नहीं किया गया है, इसलिए वैसे भी इंपॉर्टेंट है। जो 9th एडिशन था, 9वां संस्करण था, वो आपका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड ने जॉइंट रूप से इसको आयोजित किया था। अगला संस्करण ब्राजील में होगा। हाल ही में खबरों में रहा सरिस्का बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अभी भूमि रिकॉर्ड या लैंड रिकॉर्ड्स को लेकर यह चर्चा में था और राजस्थान का एक टाइगर रिजर्व है, ठीक है। और अगर बात करें 2004 में यहां पर सारे टाइगर खत्म हो गए थे, फिर रणथंभौर टाइगर रिजर्व से टाइगर्स को लाकर यहां पर रीइंट्रोड्यूस किया गया है और दुनिया में यह पहला इंस्टेंस था जहां पर सक्सेसफुली किसी दूसरे अभ्यारण्य से लाकर एक दूसरे टाइगर रिजर्व में टाइगर्स को सक्सेसफुली रीइंट्रोड्यूस किया गया। तो यहां पर रणथंभौर से टाइगर लाए गए थे। हाल ही में समाचारों में देखा गया ग्रेजुएट रूट वीजा कार्यक्रम किस देश से संबंधित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम से संबंधित है। जो वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं ऋषि सुनक जी, उन्होंने ये कहा है कि जो ग्रेजुएट रूट वीजा है वो केवल जो सबसे टैलेंटेड कैंडिडेट्स होते हैं और सबसे हम कह सकते प्रतिभावान कैंडिडेट होते हैं, उनको ही ये केवल दिया जाना चाहिए। ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया था। इसके अलावा देखिए एक और वीजा चर्चा में है, ब्लू रेजिडेंसी वीजा। ब्लू रेजिडेंसी वीजा आपका क्या है? ये संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के द्वारा दिया जाने वाला एक वीजा है। किनको? स्पेशली जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काफी अच्छा काम किया है। तो उन्होंने ये कहा है कि हम इन देशों इन लोगों को ब्लू रेजिडेंसी वीजा के तहत अपने देश की नागरिकता या अपने देश में आने का मौका देंगे। यूएई का है, याद रखिएगा। भारत, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला एक मैरीटाइम सिक्योरिटी वर्कशॉप हुई थी। इसका 2nd एडिशन था, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और ये कोच्चि में आयोजित किया गया था। कोच्चि में हमारा जो नेवल स्टेशन है INS द्रोणाचार्य, ठीक है, वहां पर यह आयोजित की गई थी मीटिंग। और अभी कोच्चि में 46th अंटार्कटिका ट्रीटी, जो अंटार्कटिक संधि है, इसकी मीटिंग होने वाली है कोच्चि में ही, इसको भी याद रखिएगा। पुरुष युगल वर्ग में प्रतिष्ठित थाईलैंड सुपर 500 टूर्नामेंट किसने जीता है? तो ये चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी ने जीता है। फाइनल में इन्होंने चाइना की जोड़ी को हराया। पर्यटक के रूप में अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो गोपी थोटाकुरा जी बन गए हैं।
विश्व शरणार्थी दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? 20 मई को मनाया जाता है। ये रिपीट हो गया शायद क्वेश्चन। किस फुटबॉल क्लब ने रिकॉर्ड 8वीं बार प्रतिष्ठित इंग्लिश प्रीमियर लीग ट्रॉफी जीती है? तो ये वेस्ट हैम को हराया फाइनल में मैनचेस्टर सिटी ने, ठीक है, इनको फाइनल में हराया और 8th टाइटल इनका ये है। भारत की सबसे बड़ी कपड़ा प्रदर्शनी फेबेक्सा 2024 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में यह भारत की लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। I-21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन हाल ही में खबरों में देखी गई, इसका उपयोग किस बीमारी के इलाज के लिए किया जाता है? तो ये मलेरिया को टैकल करने की एक बीमारी है। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने अभी इसकी पहली खेप अफ्रीका को भेजी है, ठीक है। तो मलेरिया से संबंधित मैट्रिक्स एम और I-21 है। इससे एक और वैक्सीन इससे संबंधित है, मॉस्क्विरिस्क। ये जो वैक्सीन है ये भी आपकी मलेरिया से संबंधित वैक्सीन है, जिसको GSK ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन ने मैन्युफैक्चर किया है, तो ये भी आप याद रखिएगा। ऊपर हमने डेंगू की देख ली थी, डेंगू की वाली का क्या नाम है? टैक 003। आगे चलते हैं। क्वाइट्स या डूम्सडे ग्लेशियर हाल ही में खबरों में देखा गया था, ये कहां पर स्थित है? तो ये अंटार्कटिका में स्थित है, और ये स्पेशली बात करें तो वेस्ट अंटार्कटिका, ठीक है, जो पश्चिमी अंटार्कटिका है वहां पर ये स्थित है। और देखिए ये क्यों चर्चा में है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लाइमेट चेंज के कारण तेजी से पिघल रहा है, और आपको पता है जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो वाटर लेवल राइज होता है, जिसकी वजह से जो कोस्टल कम्युनिटीज होती हैं, जो तटों पर रहने वाली कम्युनिटी होती है, उनको सबसे ज्यादा खतरा होता है। तो इसी वजह से अभी ये बहुत ज्यादा चर्चा में है। इसके अलावा 2 ग्लेशियर और अभी चर्चा में है। एक है आपका हम्बोल्ट, ठीक है, हम्बोल्ट या जिसको ला कोरोना ग्लेशियर बोला जा रहा है, ये आपका वेनेजुएला में स्थित एक ग्लेशियर है, और ये अभी पिघलकर इतना छोटा हो गया है कि इसका साइज 10 हेक्टेयर से कम रह गया है, और अब इसको ग्लेशियर की जगह आइस फील्ड यानी एक बर्फ के मैदान के रूप में क्लासिफाई किया गया है। और वेनेजुएला क्लाइमेट चेंज के कारण अपने सारे ग्लेशियर खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दूसरा जो ग्लेशियर अभी चर्चा में है उसका नाम है रेटा कूबो ब्लैंको, ठीक है, रेटा कूबो ब्लैंको ग्लेशियर, ये आपका कोलंबिया में स्थित एक ग्लेशियर है। ये भी अभी क्लाइमेट चेंज के कारण काफी चर्चा में रहा था। तो ये सारे ग्लेशियर आप याद रखिए। आगे चलते हैं। कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है? तो स्पेन अभी हाल ही में 99th मेंबर बना है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। 2015 में जो UNFCCC की बैठक हुई थी पेरिस में, उसकी साइडलाइंस में आपको अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को लॉन्च किया था किसने? इंडिया ने और फ्रांस ने। इसका हेडक्वार्टर की बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी है, कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा में, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है। अभी NISC यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के नए महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किए गए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर हैं मोहम्मद रेहान। इनको अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी का डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक बनाया गया है, और यहीं पर आपका इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर भी स्थित है। आगे, हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिनियम यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्ट कौन से संगठन या कौन से देश ने इसको मंजूरी दी है? तो ये यूरोपियन यूनियन ने इसको अभी मंजूरी दी है। हाल ही में जारी ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक की वैश्विक शहरों की रिपोर्ट 2024 के अनुसार कौन सा भारतीय शहर सूचकांक में शीर्ष पर है? तो इसमें टॉप पर कौन सा देश है भारत की तरफ से? तो भारत की तरफ से इसमें 350वीं रैंक है नई दिल्ली की। और दुनिया में ग्लोबल लेवल पर बात करें तो इसमें न्यूयॉर्क इसमें पहले नंबर पर है, ठीक है। तो नई दिल्ली तो याद रखिए। हाल ही में किस राज्य ने ड्रीम्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो देखिए ड्रीम्स क्या है आपका? डिजास्टर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, डिजास्टर रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये आपके असम सरकार द्वारा अभी लॉन्च किया गया है, और ये यूनिसेफ के सहयोग से लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो डिजास्टर से संबंधित सारी इंफॉर्मेशन की रियल टाइम ट्रैकिंग ये प्रोवाइड कराएगा। प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 किसने जीता है? तो जेनी एर्पेनबैक ने। इनका एक नोवेल है कैरोस, ठीक है, कैरोस नोवेल का नाम है।
ये आपका एक लव स्टोरी है, उसके लिए इनको ये मिला है, और इसको जो ट्रांसलेट किया है वो हॉफमैन सर ने किया है। ठीक है, हॉफमैन ने इसको ट्रांसलेट किया, तो इन दोनों को जॉइंट रूप से ये अवार्ड दिया गया है, इंटरनेशनल बुकर प्राइज। हाल ही में खबरों में रहा उजानी बांध किस राज्य से संबंधित है? तो ये महाराष्ट्र के सोलापुर में। ठीक है, सोलापुर में स्थित एक डैम है, और कौन सी नदी के ऊपर है ये? भीमा नदी के ऊपर बना हुआ है। भीमा नदी आपकी कृष्णा जो नदी है, ठीक है, कृष्णा रिवर की एक सहायक नदी। ठीक है, भीमा के किनारे ही एक बहुत फेमस मराठी लोगों का टूरिस्ट प्लेस है पंढरपुर। ठीक है, पंढरपुर आपने सुना होगा, एक वरकरी संप्रदाय था, उसका जो डीटी है या उसके जो मेन भगवान है विठोबा, जिनको भगवान विष्णु का रूप माना जाता है, उनका यह प्लेस माना जाता है पंढरपुर। तो एक काफी फेमस तीर्थ स्थल है वरकरी संप्रदाय के लोगों का, भीमा नदी के किनारे स्थित है पंढरपुर। और डैम आपका ये महाराष्ट्र जिले में स्थित है। चर्चा में क्यों था? क्योंकि इसके जो डैम का बैक वाटर है, यानी जहां पर पानी रोका जाता है, वहां पर महाराष्ट्र के पुणे जिले में एक नाव पलट गई थी, जिसमें कुछ लोगों की मृत्यु हो गई थी, इस वजह से चर्चा में है। एक डैम और अभी चर्चा में है, जो मैंने नीचे प्रश्न डाला है, वो भी देखेंगे। आगे देखते हैं, हाल ही में किस देश में बर्ड फ्लू का पहला मानव मामला? देखिए, बर्ड फ्लू जो है बहुत रेयर होता है कि ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो, लेकिन इस देश में अभी इसका पहला मामला देखा गया है। और ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया वाला एरिया है, वहां पर हमें यह पहला मामला मिला है। इसके अलावा देखिए, अगर बात करें बर्ड फ्लू, तो बर्ड फ्लू क्या है आपका? H5N1 के नाम से इसको जाना जाता है, या इसको दूसरा नाम एवियन इन्फ्लुएंजा, एवियन इन्फ्लुएंजा के नाम से भी इसको जाना जाता है। आगे, हाल ही में किस कंपनी ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षमताओं वाले कंप्यूटर की एक नई श्रेणी को पायलट प्लस पर्सनल कंप्यूटर्स लॉन्च की है? तो यह माइक्रोसॉफ्ट का एक एआई कंप्यूटर है। इंडियन ऑयल ने किस देश को 100 ऑक्टेन रेटिंग प्रीमियम तेल XP100 का पहला पार्सल भेजा है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट मुंबई से यह पहली खेप भेजी गई है श्रीलंका को, और यह प्रीमियम क्वालिटी का ऑयल है। ठीक है, प्रीमियम क्वालिटी, 100 ऑक्टेन रेटिंग। देखिए, जो पेट्रोल की और डीजल दो हमारे फ्यूल होते हैं, पेट्रोल की जो एंटी नॉकिंग रेटिंग होती है, यानी कितना अच्छी इसकी क्वालिटी है, नॉकिंग टेंडेंसी कितनी कम है, वो ऑक्टेन रेटिंग से नापते हैं। तो 100 ऑक्टेन रेटिंग आपकी बेस्ट मानी जाती है। अगर बात करें डीजल की, तो डीजल को नापते हैं हम C10। ठीक है, C10 रेटिंग, जैसे पेट्रोल की ऑक्टेन है, डीजल की C10 रेटिंग होती है। टोक्यो विश्वविद्यालय ने विश्व की सबसे ऊंची वेधशाला का उद्घाटन किस स्थान पर किया है? तो यह किया गया है अटाकामा डिजर्ट चिली में। तो एंटोफगास्टा क्षेत्र है चिली में, अटाकामा मरुस्थल में, वहां पर यह अभी बनाई गई है। और देखिए, जो चेतुमल खाड़ी है, यह भी काफी इंपॉर्टेंट चर्चा में रही है। वर्ल्ड्स डीपेस्ट ब्लू होल, यानी अभी तक का सबसे गहरा ज्ञात ब्लू होल अभी मैक्सिको की चेतुमल खाड़ी में ही खोजा गया है। किस संस्था ने अर्थव्यवस्था की स्थिति रिपोर्ट जारी की है? यानी स्टेट ऑफ इकोनॉमी अभी कौन से संस्था ने जारी की है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट है। उस विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष का नाम बताइए जिसे गिफ्ट IFSC को ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग हब के रूप में स्थापित करने के लिए हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा गठित किया गया है। तो इसके जो चेयरपर्सन है वो है राजीव खेर। तो जो गिफ्ट IFSC आपकी गुजरात में है, वहां पर उसको कैसे ग्लोबल कमोडिटी ट्रेडिंग हब बनाया जाए, उसके ये चेयरपर्सन है। हाल ही में बिम्स्टेक की तीसरी प्रतिष्ठित व्यक्तियों की बैठक, यानी एम्पावर्ड पर्संस ग्रुप की बैठक कहां आयोजित की गई? ढाका, बांग्लादेश में। और ढाका में ही आपका बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक का जो सेक्रेटेरिएट है वो ढाका में ही स्थित है। 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना की गई है बैंकॉक डिक्लेरेशन के तहत, बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना की गई थी। टोटल इसमें 7 मेंबर हैं, 5 दक्षिण एशिया के मेंबर हैं, 2 इसमें साउथ ईस्ट एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया के मेंबर हैं, जिसमें कौन कौन है? थाईलैंड और म्यांमार है। और भारत की तरफ से जो बाकी जो 5 इसके मेंबर हैं, माफ कीजिएगा, वो है BBIN और S, यानी बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल और श्रीलंका। ये बाकी 5 साउथ एशिया से इसमें मेंबर हैं। इसको देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, ये जो सार्क आपका भारत का एक रीजनल ग्रुपिंग था, ये बहुत ज्यादा इनएक्टिव अब हो गया है क्योंकि कंट्रीज के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं। तो जो बिम्स्टेक है, बिम्स्टेक को कहीं ना कहीं सार्क का एक अल्टरनेटिव या इसका एक
हम कह सकते हैं विकल्प माना जाता है और काफी तेजी से ये ग्रुपिंग बढ़ी है। अभी हाल ही में इसने चार्टर भी अपना लीगलाइज कर लिया है। चार्टर क्या होता है? बिम्स्टेक चार्टर अभी लीगलाइज हुआ है। इसमें अब जितने भी कंट्रीज हैं आप नए कंट्रीज को इसमें जोड़ सकते हो, यानी ग्रुप का एक्सपेंशन कर सकते हो। जो नए ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं आप उनको इसमें ऐड कर सकते हो। तो इसलिए आप कहीं ना कहीं भविष्य में रीजनल ग्रुपिंग जो है ये इसका एक्सपेंशन का रास्ता भी खुल गया है और मुझे लगता है समय आने वाले समय में काफी ज्यादा इफेक्टिव ये होगा। आगे चलते हैं। हाल ही में किस संगठन ने प्रोजेक्ट विजयक, तो ये इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट विजयक के तहत लद्दाख में रेज्यूपेव सड़क निर्माण तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग किया? तो ये किया है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने। और रेज्यूपेव आपकी CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च द्वारा एक टेक्निक बनाई गई है जिससे रोड थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पे, जहां पर बर्फ वगैरह बहुत पड़ती है, हार्श कंडीशंस होती हैं। प्रोजेक्ट विजय का याद रखिएगा, प्रोजेक्ट विजय का आपका BRO का है। BRO अभी चर्चा में भी था, ठीक है। BRO ने अभी अपना 65वां स्थापना दिवस भी मनाया है। ये 1968 में बनाई गई है। कौन से विभाग के अंतर्गत आती है? माफ कीजिए 1960 में एस्टेब्लिश की गई थी और 65वां स्थापना दिवस अभी मनाया है। और ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। हाल आरती, जिन्हें हाल ही में अमूल क्लूनी या अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार मिला है, उत्तर प्रदेश के किस जिले से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश के बहराइच से संबंधित है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए यूपी स्पेशल में आपसे पूछ सकता है कि अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार किसको मिला है? आरती जी को मिला है। किस सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी को ATD बेस्ट अवार्ड्स 2024 में प्रतिभा विकास की श्रेणी में तीसरे स्थान से सम्मानित किया गया? तो भारत की जो पावर प्रोड्यूसिंग कंपनी है NTPC, उसको ये तीसरे स्थान पर इसमें रैंक किया गया है। हाल ही में आतंकवाद निरोध पर भारत ब्रिटेन संयुक्त कार्यवाही ग्रुप की 16वीं बैठक कहां पर आयोजित की गई? तो ये नई दिल्ली में आयोजित की गई। एयरबस हेलीकॉप्टर्स ने हाल ही में भारत में हेलीकॉप्टर वित्त पोषण के लिए किस बैंक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो सिडबी के साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सिडबी का जो हेडक्वार्टर है ये आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है और फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो छोटे और मध्यम आकार के जो इंडस्ट्रीज होती हैं उसको डेवलप या उनको फाइनेंस करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई। हाल ही में किस संगठन ने कार्बन मूल्य निर्धारण 2024 की स्थिति और रुझान, यानी स्टेटस एंड ट्रेंड्स इन कार्बन प्राइसिंग 2024, ये किसने रिपोर्ट पब्लिश किया? तो ये रिपोर्ट अभी विश्व बैंक के द्वारा पब्लिश की गई है। हाल ही में उद्घाटन या पहला कैसाब्लांका शतरंज संस्करण टूर्नामेंट किसने जीता है? तो कैसाब्लांका जो जगह है ये आपकी मोरक्को में स्थित है, ठीक है। तो वहीं पर ये टूर्नामेंट हुआ था पहला और ये जीता है आपका मैग्नस कार्लसन ने। सेकंड स्थान पर इसमें रहे हिकारू नाकामुरा और तीसरे स्थान पर रहे विश्वनाथन आनंद सर। भारतीय रेलवे की निर्यात शाखा राइट्स लिमिटेड ने किस राष्ट्र को 200 ब्रॉड गेज यात्री गाड़ियों की आपूर्ति के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हमने बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा नेपाल को हमने अभी कुछ स्कूल बसें और एम्बुलेंस भी उपहार में दी थी। हाल ही में दूसरे कार्यकाल के लिए डोमिनिक गणराज्य का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? तो ये जीता है लुइस रोडोल्फो अबिनेडर कोरोना ने। बात करें प्रबोवो सुबियांतो होगा ये, माफ कीजिए, प्रबोवो सुबियांतो, लॉरेंस वोंग ये सिंगापुर के नए हेड बने हैं। इसके अलावा जोसेफ राउल मुलिनो ये बने हैं आपके पनामा के नए हेड, ठीक है। तो ये अभी सारे कंट्रीज लगातार चर्चा में थी। प्रबोवो सुबियांतो, माफ कीजिए, ये इंडोनेशिया के हैं। विश्व कछुआ दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये 23 मई को मनाया जाता है। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कल काफी ज्यादा चर्चा में ये था। कान फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस या माफ कीजिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री होगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री कौन बन गई है? तो ये बनी है अनुसुईया सेन गुप्ता, पश्चिम बंगाल से बिलोंग करती हैं। एक मूवी थी द शेमलेस, ठीक है, उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। और ये अवार्ड पाने वाली बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में ये पहली एक्ट्रेस बन गई है। और कौन सा एडिशन था कान फिल्म महोत्सव का? ये 77वां एडिशन था। कहां पर आयोजित किया जाता है? ये फ्रांस में आयोजित किया जाता है। तो नाम याद रखिएगा अनुसुईया सेन गुप्ता।
हाल ही में समाचारों में देखी गई माइटस्टोन बांध परियोजना, तो देखिए थोड़ा सा ये इस तरीके से लिखा जाता है इंग्लिश में, मित्सोन आप इसे पढ़ सकते हैं। ये किस देश में स्थित है, तो ये चाइना बैंक, यानी चाइना के द्वारा बनाई जाने वाली म्यांमार में एक 6000 मेगावाट की परियोजना है। देखिए पहले 2011 में इसको बहुत ज्यादा विरोध का सामना करना पड़ा था, तो इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, क्योंकि लोगों ने इसके काफी ज्यादा विरोध किया था कि ये लोकल क्षेत्र को काफी ज्यादा खराब करेगी। लेकिन अब वहां पर मिलिट्री शासन चल रहा है म्यांमार में, तो उन्होंने फिर से इस प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की अभी बात की है। ठीक है, मित्सोन आप इसे पढ़ सकते हैं, माइटस्टोन बांध परियोजना, और ये इरावाडी रिवर, ठीक है, उस पर बनाई जाने वाली एक 6000 मेगावाट की परियोजना है। हाल ही में खबरों में रही बुलावा अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है, तो अभी रूस ने इसे अपने न्यूक्लियर आर्सेनल में, या अपने हम कह सकते हैं जितना भी डिफेंस कैपेबिलिटी है उसमें शामिल किया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले को अपनी दूसरी सेंटिनल सर्विलांस हॉस्पिटल लैब यानी एसएसएच लैब मिली, जो डेंगू वायरस के निदान के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा है, तो ये प्रयागराज की सेकंड लैब है, और प्रयागराज में ही उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क, उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क भी यहीं बना है। हाल ही में खबरों में रही परिवार पहचान पत्र और मेरी फसल मेरा ब्यौरा योजनाएं किस राज्य से संबंधित है, तो ये हरियाणा से संबंधित है। गंगमा यात्रा एक लोक त्योहार हाल ही में किस राज्य में मनाया गया था, तो गंगमा जो यात्रा है ये आपका, वैसे तो देखिए ये कर्नाटका का भी कुछ क्षेत्र में होता है, लेकिन मेन उत्सव जो है ये आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में समाचारों में रहा स्कारबोरो शॉल किस जल निकाय में स्थित है, तो ये साउथ चाइना सी या दक्षिणी चीन सागर में स्थित एक विवादित क्षेत्र है। फिलीपींस और चाइना के बीच में ये लगातार विवाद का विषय रहता है। और हाँ, साउथ चाइना सी में कुछ और विवादित जो आइलैंड है वो भी बता देता हूं। एक है आपका स्प्रेटले आइलैंड, एक है आपका पैरासेल। ठीक है, पैरासेल आइलैंड, ये भी दोनों द्वीप समूह है जिस पर लगातार चाइना जताता रहता है, और कई देशों के बीच में ये विवाद का विषय बना हुआ है। हाल ही में 33वां अरब लीग शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था, तो ये बहरीन की राजधानी मनामा में आयोजित किया गया था। अरब लीग की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में की गई है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कायरो यानी काहिरा इजिप्ट में या मिस्र में स्थित। ठीक है, 1945 याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आप पढ़ना चाहें तो एक बार OIC के बारे में पढ़ लीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इस्लामिक कोऑपरेशन। ये भी एक मुस्लिमों से संबंधित या मुस्लिम देशों से संबंधित एक पूरी ग्रुपिंग है जो लगातार चर्चाओं में रहती है। तो यही हमारे टोटल 81 करंट अफेयर्स के प्रश्न थे जो मैंने आपको अलग अलग फैक्ट्स के साथ समझाने की कोशिश की। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। इसका PDF शाम तक आपको सही आंसर हाईलाइट कर मैं दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।